नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री के घर मिला शव। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर में युवक का शव मिला है। संदिग्ध हालात में युवक का शव बरामद किया है। आपको बता दें कि सिर पर गोली लगने से युवक की मौत हुई है। वहीं बेटे की कथित पिस्टल से गोली चली है। गोली लगने से विनय श्रीवास्तव की मौत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर में संदिग्ध हालत में युवक का शव मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां उनके लखनऊ स्थित आवास में ये शव मिला है। केंद्रीय मंत्री के आवास पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं मंत्री के घर युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री के बेटे का दोस्त था मृतक युवक। मंत्री कौशल किशोर के घर पे देर रात ये शव बरामद हुआ है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि बेटे की कथित पिस्टल से ये गोली चली है। लड़का विनय श्रीवास्तव, इसको जो है गोली लगी है और गोली से उसकी डेथ हुई है। सर पे एक चोट का निशान है और बाकी घर में साथ में कुल 6 लोग आए थे। रात में खाना वगैरह खाया है। उसके बाद गोली चलने की घटना हुई है। इसमें उसको गोली लगी है। पिस्टल भी मिली है। पिस्टल जो है ये विकास किशोर की बताई जा रही है। सारी चीज़ छानबीन की जाएगी। वो जांच का ही है विषय। फॉरेंसिक टीम भी इसमें पूरी लेकर के गई है। जो रिपोर्ट है उसमें परिजनों ने लिख करके जो दिया है उसकी जांच होगी। जो भी इसका दोष होगा निश्चित तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम परिजनों के साथ हैं। तरीके से विनय हमारा बहुत नजदीक रहा है बेचारा। उसकी क्या घटना हुई उसके साथ, तो पुलिस पूरी जांच करने के बाद ही खुलासा करेगी। तो ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए। देखिए तौकीर, जिस तरीके से अब ये पूरा मामला सामने आ रहा है, मंत्री के घर पर युवक का शव मिला है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है? शुरुआती जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, खून से लथपथ शव मिला था। कौशल किशोर जो केंद्रीय मंत्री हैं शहरी विकास के, उनके बेटे की पिस्टल भी बरामद हुई है। यानी कि पूरा मामला साफ है। और दूसरी बात, जो उनका परिवार है वो भी आरोप लगा रहा है। उनका कहना है, जो मृतक हैं विनय श्रीवास्तव, उनके भाई विकास श्रीवास्तव यहाँ पर मौजूद है। उनका भी कहना है कि वहाँ पर बहुत देर बाद उनको जानकारी मिली। यानी कि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया और जिस हालात में शव मिला, उससे ही साफ जाहिर था कि देर रात यानी कि 3 से 4 बजे के बीच इस वारदात हुई है। और उसके बाद करीब सुबह इन लोगों को इस बात के बारे में जानकारी दी गई। जबकि जो विनय श्रीवास्तव हैं, जो मृतक हैं, उनके परिवार बहुत दूर नहीं रहता था, वहां से चंद कदमों की दूरी थी। अगर परिजनों को समय पर जानकारी दी गई होती तो वो मौके पर पहुंच सकते थे। लेकिन देर रात घटना को अंजाम दिया गया। यानी कि उनका कहना है कि जो खून था वो काफी सूख गया था। इन लोग का मानना है करीब 4 से 5 घंटे बाद इस वारदात को पहले ही अंजाम दिया जा चुका था। पुलिस भी कह रही है कि मामले की जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरह से परिवार ने कहा है कि काफी लंबे समय से इनके आना जाना था। जो मृतक है विनय श्रीवास्तव, वो जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे विकास कौशल के साथ एक लंबे समय से साथ में रहता था। लेकिन अभी हाल में भी हुआ। हमारे साथ विकास श्रीवास्तव की बात करने के लिए हैं। विकास जी, क्या जानकारी हुई आप लोग को? जानकारी हुई इस घटना जी? कल देर रात में 1:20 पे मेरे सबसे छोटे भाई कि आप घर नहीं आए हैं, घर आइए। तो विनय ने कहा कि अभी आ रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? तो उनके ऐसे, और जब ये ऐसे बात कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि पीछे से कुछ झड़प की या मतलब ऐसे कुछ या लड़ाई कुछ ऐसी कुछ उसमें आवाज़ भी उसको मतलब सुनाई दी। तो जिसमें ये स्पष्ट होता है। और उसकी शर्ट फाड़ी, मतलब शर्ट भी फटी उसकी मिली है और बटन भी टूटी मिली है, ठीक है। जिससे ये मालूम होता है कि उसको मतलब सोची समझी साजिश के दौरान उसको गोली मार के हत्या की गई। और विकास किशोर जी जो बिल्कुल उसको बहुत खास मानते हैं, खास तरीके से रहता था उनके साथ में। तो मतलब हर जगह आना जाना, उठना बैठना था, हर जगह जाता था, हर जगह आना जाना होता था। तो कल जब वो दिल्ली गए तो क्यों नहीं लेके उसको गए और अपना पिस्टल लेकर क्यों नहीं गए? मैं उनसे ये इतना पूछना चाहता हूँ। आप लोग क्या आखिरी समय हुई?
जी हमारी आखिरी बात 1:20 पे हुई। और आपको सुबह घटना के बाद कब जानकारी दी गई? जी घटना के बाद 4 बजे जो है जानकारी हम लोगों को दी गई कि उसकी गोली लग गई। अंकित वर्मा ने ये बताया। तो जब आप लोग मौके पर पहुंचे तो कौन लोग वहाँ मौजूद थे? पुलिस थी या नहीं थी? नहीं, पुलिस नहीं थी वहाँ पर। अंकित वर्मा और अजय रावत और जो है ये शमीम बाबा, ये 3 लोग वहाँ पे मिले। किस हालत में शव देखा आपने? जी शव वो जो है पूरा चित पड़ा हुआ था जीने के पास में। ऐसा उसमें लग रहा था कि वहीं पर उसको लिटा के या कुछ ऐसे उसमें करके वो मतलब गोली मारी गई हो, ऐसा लग रहा था। दिल्ली जानकारी जो आपको मिली कि वो दिल्ली गए, वो किस समय गए, कुछ इस बात की? ये मुझे कुछ नहीं मालूम है। मैं जब वहाँ पे गया तो मुझे विकास किशोर जी नहीं मिले वहाँ पर। उनके पिताजी कह रहे हैं कि उन्होंने भी पुलिस को जानकारी दी। जी हाँ, उन्होंने भी जानकारी दी और उन्होंने हम लोगों को भी दिलासा दिया कि मैं सबके साथ न्याय करता हूँ, आपके साथ भी न्याय करूँगा। फिलहाल आप लोगों ने कोई तहरीर दी है थाने पे? जी मैंने तहरीर दी है, उसमें सबका नाम लिखा है और 3 लोगों का, और नाम लिखने के बाद में मैंने ये लिखा है, स्पष्ट किया है कि मेरे भाई की हत्या की गई है। तो देखिए, ये विकास श्रीवास्तव हैं जो मृतक हैं, विनय श्रीवास्तव उनके भाई हैं। इनका कहना है कि इन्हें पूरा यकीन है कि उनके भाई की हत्या की गई है, क्योंकि जिस हालत में शव मिला उसके बटन टूटे हुए थे, शर्ट फटी हुई थी और खून से लथपथ शव था और सर पे गोली का साफ तौर पर निशान देखा गया जहां से खून बह रहा था। जाहिर तौर पर ये मकान जो था वो केंद्रीय राज्य मंत्री का मकान था। पिस्टल जो बरामद हुई वो भी मंत्री के बेटे की है, यानी कि तस्वीर साफ है। अब पुलिस इसमें जांच के एंगल ला रही है कि फिलहाल मामले की जांच की जाएगी, पिस्टल को फॉरेंसिक भेजा जाएगा, फिंगरप्रिंट देखे जाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं पोस्टमार्टम हाउस पर, जहाँ पर ये पूरा परिवार आया हुआ है और यहाँ पर इनका आरोप भी है कि उनके भाई की हत्या की गई है, ये कोई हादसा नहीं है। पुलिस दबाव में काम ना करे और जो भी घटना है उसको जो ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको खुलासा करे। बिल्कुल तौकीर। और देखिए जिस तरीके से जो केंद्रीय मंत्री है वो खुद ये कहते आए कि बेशक पिस्टल जो है वो उनके बेटे की है, लेकिन गोली उनके बेटे ने नहीं चलाई। तो फिर सवाल तो ये भी बनता है कि जब विनय श्रीवास्तव उनके बेटे के साथ मौजूद था तो गोली चलाई किसने, और उस दौरान जो मौके पर और अन्य साथी मौजूद थे उनसे ही पूछताछ की जा रही होगी। किसी को तो पता होगा कि आखिर गोली चलाई किसने। देखिए, आपने अभी परिवार को सुना, जो उनके भाई हैं वो जब मौके पे पहुंचे तो उनका कहना है कि 4 से 5 लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन पुलिस नहीं थी। यानी कि घटना को अंजाम देने के बाद 5 से 6 लोग वहां पर लगातार मौजूद रहे, लेकिन पुलिस को आखिर सूचना क्यों नहीं दी गई, इनके पहुंचने से पहले पुलिस क्यों नहीं पहुंची। कई तरह के सवाल हैं जिसके जवाब अभी पुलिस को देने होंगे। और जो पिस्टल है, खासकर वो पिस्टल विनय जो इनका जो बेटा है विकास कौशल, उसकी पिस्टल बताई जा रही है। तो पिस्टल की मौजूदगी, क्योंकि पिस्टल एक ऐसा जो लाइसेंसी पिस्टल है उसको सभी लोगों को अपने साथ लेकर चलना होता है, कोई अपने से दूर नहीं कर सकता। ऐसे में अब वो पिस्टल उन लोगों के हाथ कैसे लगी? अगर पुलिस बताती है आने वाले समय में कि किसी और के हाथ से गोली चली है तो पुलिस को साफ करना होगा कि आखिर दूसरे के हाथ में पिस्टल कैसे पहुंची। और ये जो विनय श्रीवास्तव है ये एक लंबे समय से इनके साथ रहता था। परिवार का ये भी कहना है कि जब देर रात बात हुई तो कुछ अनबन की जैसी पीछे से आवाजें आ रही थी, तो शक पूरी तरह से गहराया हुआ है। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है, थाने पर तहरीर भी दी है। अब पुलिस इसमें कह रही है कि मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल उनका बेटा बताया जा रहा है कि वो लखनऊ में मौजूद नहीं है, लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच को लेकर कई बड़े अधिकारी भी फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। सभी का कहना है कि पहले जांच होगी फिर कार्रवाई होगी। अब देखना है कि पुलिस की आखिर कार्रवाई कब तक होती है। बिल्कुल तौकीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे लखनऊ से। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। एक देश एक चुनाव पर कमेटी का गठन किया गया है। केंद्र सरकार ने कमेटी का गठन किया है। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे और लोगों की राय लेगी चुनाव पर गठित कमेटी। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां कानूनी पहलुओं पर भी विचार किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी, केंद्र सरकार ने कमेटी का गठन किया है और ये कमेटी लोगों की राय लेगी। तो मोदी सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक देखने को मिला है, जहां एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है और इस पर कमेटी का भी गठन किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे और साथ ही साथ ये कमेटी लोगों की चुनाव पर राय लेगी।
तो ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से अब केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव पर कदम आगे बढ़ाया है, एक कमेटी गठित की गई है, कितना असर इसका आने वाले समय पर देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी 18 तारीख से 22 तक केंद्र सरकार ने विशेष सत्र बुलाया था और तभी से चर्चा का विषय बन गया था कि उस विशेष सत्र में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अब वन नेशन वन इलेक्शन का एक बिल पास कर सकती है। तभी से जो छोटे दल हैं उनमें कहीं ना कहीं खलबली मच गई थी और उनकी प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो चुकी थी। आप समझिए, अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर कानून बिल एक बन जाता है, लागू होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं जनता के हित में भी तमाम जो चीजें हैं कुछ जनता के हित में होंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत पार्टियां उसको नुकसान बता रही हैं। फायदा क्या होने वाला है? अगर एक देश एक इलेक्शन होगा तो वैसे में पूरे देश में एक बार इलेक्शन हो जाएगा। 5 साल तक कोई इलेक्शन नहीं होगा जिसके जो हर छोटे छोटे इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का हो या नगर निकाय का हो, ये सब इलेक्शन के बाद आप आचार संहिता लग जाती है, चुनाव के खर्चे बढ़ जाते हैं और उस समय जब आचार संहिता लगती है उस समय विकास के कार्य, जो विकास का पहिया है वो रुक जाता है। इस पर कहीं ना कहीं जनता का नुकसान होता है, विकास नहीं हो पाता है, जिस पर तमाम जो कंपनियां हैं उनका भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। लेकिन विपक्षी दल का यह मानना है कि शुरुआती दौर में जब लोकसभा का गठन हुआ था उसके बाद करीब 10 साल तक चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, एक साथ हुआ करते थे। लेकिन फिर सरकारें गिर गई, जिससे धीरे धीरे जो अंतर है लोकसभा और राज्य सरकार का जो चुनाव होता है, ये धीरे धीरे अंतर बढ़ता गया, जिसके कारण अब देश में तमाम जो हर 3 महीने बाद इलेक्शन हो जाता है, चाहे 5 राज्यों का हो या फिर लोकसभा का हो या विधानसभा को, लगातार चुनाव चलता रहता है। इसमें नुकसान तो होता ही, लेकिन विपक्ष का मानना ये है कि अगर इस तरीके से चुनाव होता है तो छोटी पार्टियां कहीं ना कहीं केंद्र पर दबाव बनाती है या फिर जो जनता है उस पर कहीं ना कहीं जो नेता है दबाव बनाते हैं, ताकि हर 3 महीने बाद जनता के पास जाना होता है। अगर चुनावी मुद्दे या फिर जनता के हित में उनके काम सही नहीं हुए तो सरकार पलट जाती है। तो इन सब चीजों को लेकर अगर सरकार ये बिल लाती है, हालांकि इस समिति का गठन किया गया, इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष है। अभी से इसमें कानूनी सलाह भी ली जाएगी, उसके बाद जनता का भी मत देखा जाएगा कि जनता क्या चाहती है। तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग है देश में उनकी भी राय ली जाएगी, उसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी, तब सरकार इस पे कदम उठाएगी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है, अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं देश के लिए हित में होगा, विकास के हित में होगा और जनता के हित में होगा। बिल्कुल बिल्कुल अनु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव पर अब केंद्र सरकार ने कमेटी का गठन किया है, कानूनी पहलुओं पर भी कमेटी विचार करेगी और इसके साथ साथ लोगों की राय भी कमेटी लेगी। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन इसका विरोध विपक्ष लगातार कर रहा है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से बड़ी खबर, घोसी दौरे पर मंत्री ए.के. शर्मा, ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां विधानसभा उपचुनाव को लेकर करेंगे प्रचार। तो भावरकोल, भदसा और मानोपुर में लगाएंगे जन चौपाल। इसके अलावा आपको बता दें कि हिकमा ढेकवारा में भी वो जन चौपाल लगाएंगे और इस दौरान वो जनता के साथ सीधा संवाद भी करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि मूंगमास और आदमपुर में घर घर जनसंपर्क करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां घोसी दौरे पर रहेंगे मंत्री ए.के. शर्मा। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। हापुड़ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज का मामला सामने आया है। लाठीचार्ज मामले में माहौल गरमाया। आपको बता दें कि पुलिस अधिवक्ताओं के बीच माहौल गरमा गया है। वहीं 3 सदस्यता गठित एसआईटी टीम भी हापुड़ पहुंचेगी, जहां आपको बता दें कि सिंचाई गेस्ट हाउस में ये बैठक आयोजित की जाएगी और दोनों पक्षों के बयान भी इस दौरान दर्ज किए जाएंगे। एसआईटी के सामने चश्मदीद पेश कर सकते हैं सबूत। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां जो तमाम इस पूरे विषय पर गवाह हैं, ये जो चश्मदीद हैं, वो भी अपने बयान दर्ज कर सकते हैं।
और साथ ही साथ सबूत भी पेश कर सकते हैं। हापुड़ से बड़ी खबर आपको बता रही, जहां पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच एक बार फिर से माहौल गर्मा गया है, तो वहीं 3 सदस्यीय गठित एसआईटी टीम भी मौके पर पहुंची है। सिंचाई गेस्ट हाउस में ये बैठक आयोजित की जाएगी। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। गाजीपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्तार अंसारी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गैंगस्टर मामले में कोर्ट में 2010 में ये सुनवाई हुई थी। आपको बता दें कि एक्ट में दर्ज केस था और 2010 में गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था, जहां शासकीय अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी। तो मुख्तार अंसारी से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी मामले पर 2010 में गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज था और ऐसे में अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर अब सुनवाई होगी। और आपको सीधा लिए चलते लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं। टोल फ्री नंबर आज जारी किया गया है। वास्तव में समाज की सहभागिता से जब कोई कार्य आगे बढ़ता है तो उसके उतने ही सकारात्मक परिणाम भी सामने आते हैं। समाज अपनी जिम्मेदारी को समझता है। हमारे यहां कोऑपरेटिव क्षेत्र में पहले चीनी मिलें चलती थी, बड़ी बड़ी चीनी मिलें चलती थी। वह किसान की समृद्धि के माध्यम बनते थे। वहां की सड़कों को भी बनाते थे। वहां पे स्कूल और चिकित्सालय के निर्माण में भी अपना योगदान देते थे। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आपको बड़े पैमाने पर यह सभी देखने को मिलेगा कि वहां पर जितने अच्छे कॉलेजेज होंगे, इंटर कॉलेजेज हैं, डिग्री कॉलेजेज हैं, ये सब इस सहकारिता आंदोलन की देन है। लेकिन धीरे धीरे करके ये सब समाप्त होता गया, ये जकड़ता गया। कुछ गलत तत्वों की आपसी प्रतिस्पर्धा और होड़ ने इसको जकड़ लिया। परिणाम क्या था? सहकारिता आंदोलन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दम तोड़ गया। आज एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार इस सहकारिता को समृद्धि के साथ जोड़ते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। इसके लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं और खासतौर पर जो सबसे आधारभूत इकाई पैक्स है, अब तक तो वह बीज और खाद के बेचने तक ही सीमित रहता था, उसकी उपलब्धता की सीमित रहता था। अब तो उसको कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। अब वहां पर अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हो पाएंगी, अन्य कार्यक्रमों के साथ वह भी जुड़ पाएगा। इसके लिए अनेक अभियान प्रारंभ हुए हैं। गांव-गांव में कृषक सहकारी समितियों के माध्यम से वहां पर गोदाम निर्माण के कार्यक्रम चल रहे हैं। अनेक अन्य रचनात्मक कार्यक्रम जो किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं, जिसके माध्यम से किसान के चेहरे पर खुशहाली लाई जा सकती है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध खेती के लिए जाना जाता रहा है। तो तस्वीरें आपने देखी लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बी पैक्स अभियान का शुभारंभ किया और साथ ही साथ इस दौरान संबोधित करते हुए भी नजर आए। वहीं अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों का। यूपी लोक सेवा आयोग ने जारी किया पीसीएसजे 2022 का अंतिम चयन परिणाम। आयोग ने 10 टॉपर्स की सूची भी की जारी। पीसीएसजे 2022 में कानपुर की निशी गुप्ता बनी टॉपर। यूपी पीसीएसजे में आजमगढ़ के हाजिक हुसैन अंसारी को मिला 7वां स्थान। 4 से 5 घंटे नियमित रूप से करते थे पढ़ाई। यूपी पुलिस में निरीक्षकों के बाद उप निरीक्षकों का प्रमोशन। यूपी पुलिस के 100 उप निरीक्षक बने निरीक्षक। यूपी पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश।
संत कबीर नगर में एसपी सत्यजीत गुप्ता ने निरीक्षक और उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में किया बदलाव। 7 निरीक्षकों और 14 उप निरीक्षकों के कार्यस्थल में फेरबदल। उन्नाव में घर में फटा रसोई गैस का सिलेंडर, हादसे के दौरान लगी गंभीर भीषण आग। सभी परिवार वालों ने घर से बाहर भागकर बचाई जान, पिता पुत्र हुए घायल। आगरा हाईवे पर 300 मीटर तक कार को घसीटता ले गया ट्रक, कार में मौजूद पति पत्नी हुए घायल। पति पत्नी के अलावा 2 बच्चे भी थे मौजूद। भदोही के ग्रामीण इलाकों में शुभ मुहूर्त के साथ मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। जिला पंचायत सदस्य ने ग्रामीण महिलाओं से बंधवाई राखी, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। घोसी उपचुनाव प्रचार के दौरान मऊ मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने किया सलाम, मुसलमानों ने खुशी से दिया सलाम का जवाब। राज्य मंत्री दानिश आजाद का वीडियो वायरल। बिजनौर में पुलिस की दबिश से छत से गिरकर एक शख्स की मौत, शव को मौके पर छोड़कर पुलिसकर्मी हुए फरार। घटनास्थल से भागते हुए पुलिस का वीडियो वायरल। प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल में निकला अजगर, कड़ी मशक्कत के बाद प्रोफेसर एनबी सिंह ने अजगर पर पाया काबू। 4 फीट लंबा था अजगर का बच्चा। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।